हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th में रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसकी इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन में जो हम पढ़ेंगे उससे पहले मैं कुछ टर्म्स आपको बताना चाहता हूँ। ये टर्म्स इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं, तो पहले हम इन टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं कि क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पता तो बहुत सारों को होगा, मगर इस चैप्टर में आगे बच्चे भूल जाते हैं, उनको पहले याद दिलाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। प्राइम नंबर्स क्या है, आप सभी को पता है, ऐसे नंबर्स जो खाली अपने और एक के टेबल में आते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि नंबर एक से बड़े होने चाहिए। नंबर जो होगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, प्राइम नंबर, ठीक है, और अपने टेबल में और एक के टेबल में आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको लिख के समझाऊं आपको, चलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। जो नंबर 1 से बड़े और अपने और एक के टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। मैंने हिंदी में लिख के बता दिया आपको, ठीक है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन को रटा मारने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाएगी। बस आपको ये समझना है कि प्राइम नंबर कौन से हैं। ऐसे नंबर्स जो एक से बड़े होंगे और अपने और एक के टेबल में आएंगे। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 5, आप देखोगे 5 से छोटे हमारे पास 4 नंबर है, 1 2 3 4। 1 के टेबल में 5 आएगा, यस, 1 5 1 into 5, 1 5 5। 2 के टेबल में 5 नहीं दिखता, 3 के टेबल में 5 नहीं दिखता, 4 के टेबल में 5 नहीं दिखता, और उसके बाद हमें 5 जो है ये सिर्फ 5 के टेबल में दिखता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आ रहा है, ये एक के टेबल में और अपने टेबल में आ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ प्राइम नंबर। इसी तरह से और हमारे पास बहुत सारे नंबर है। याद रखिए, कोई भी नंबर जो किसी के टेबल में आता है वो हमेशा अपने छोटे नंबर के टेबल में ही आ सकता है, अपने से बड़े नंबर के टेबल में वो नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं 13 की, 13 से नीचे हमारे पास 12 तक नंबर आते हैं। एक के टेबल में 13 आएगा, 2 के टेबल में 13 हमें नहीं दिखता, 3 के टेबल में नहीं दिखता, 4 के टेबल में नहीं, 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी के टेबल में नहीं दिखता। उसके बाद ये हमें दिखता है खाली 13 के टेबल में, तो इसीलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो खाली अपने और एक के टेबल में आते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास वो है कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होंगे। ये नंबर भी एक से बड़े होने चाहिए, जो नंबर 1 से बड़े हों और प्राइम ना हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। प्राइम ना हो का मतलब क्या है, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर नहीं होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। क्योंकि प्राइम 2 से ज्यादा फैक्टर प्राइम नंबर के केस में नहीं होते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर के केस में हमारे पास
जो नंबर 1 से बड़े हो और प्राइम ना हो, मतलब जिनके फैक्टर 2 नहीं होंगे, 2 से ज्यादा होंगे, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है 6 एक 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और अपने टेबल में आएगा। तो देखो 1 2 3 4 4 फैक्टर इसके हमें मिल रहे हैं, इसीलिए ये कैसा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से 4 है, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में और अपने टेबल में खुद आएगा। 3 फैक्टर्स हमें यहां पे मिल रहे हैं, इसीलिए 4 भी कैसा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इन नंबर्स, तो ये होते हैं प्राइम और ये होते हैं कंपोजिट नंबर्स, ये आपको याद रखना है बच्चों। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या है और प्राइम फैक्टराइजेशन हम किसे कहते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन के बारे में बात करते हैं हम। फैक्टराइजेशन क्या होती है बच्चों, कोई भी नंबर है, हमें उसके उस नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कंपोजिट हो, प्राइम का तो हमें पता है, उसकी तो फैक्टराइजेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं, इसके 2 ही फैक्टर होते हैं उस नंबर के। लेकिन जब हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लेते हैं, जैसे मेरे पास कोई एक नंबर है, मान लीजिए हम कोई भी एक नंबर मान लेते हैं, जैसे हमारे पास है 42, ठीक है, 42 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो 2 21 से होगा ये, फिर 3 इंटू 7 देन 7 इंटू 1। ठीक है, तो जो 42 है मेरे पास वो मुझे इस तरह से मिल रहा है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। ओके, तो हमने क्या किया, हमने 42 को इस तरह से, हमने इसको इन नंबर्स के साथ जब हमने 42 को डिवाइड करके देखा तो लास्ट में हमारे पास 1 रिमाइंडर आ रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहां पे जो 2 है, 3 है और 7 है, ये 3 नंबर्स 42 के क्या है, फैक्टर्स हैं। ये 3 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है, 1 का तो जिक्र नहीं किया मैंने, 1 2 3 7 और 1, इनको मिला के हमें कौन मिल रहा है, 42 मिल रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये एक फैक्टराइजेशन का मेथड है। ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। ठीक है, उसके बाद फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कब कहलाती है, जब हम क्या करते हैं, यहां पे हमारे पास जो ये नंबर आ रहे हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, ये सारे के सारे हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम। तो उस समय हम बोलते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, तो उस समय हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, ये सब आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो कि हमने आज पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो टॉपिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके बारे में। तो देखेंगे क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसको कहां पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, सब आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। कहते हैं, मैंने आपके सामने इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है बोर्ड पे। क्या स्टेटमेंट है इसकी, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स से डिवाइड करना। फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, कि कोई भी नंबर है उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। मतलब कि हम उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे और उन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे, और वो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो उस कंपोजिट नंबर के इक्वल हमारे पास होगा। ठीक है, ये इतने से स्टेटमेंट का, इन 2 लाइनों का मतलब है। उसके बाद ये कहते हैं कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक समझते हो ना, यूनिक मतलब इसके जैसा दूसरा नहीं होगा। यानी कि ये जो प्रोडक्ट हमें ये कंपोजिट नंबर देगा, इसके अलावा ये हमें और कोई नंबर नहीं दे सकता उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। कि ऑर्डर जो मर्जी हो, ऑर्डर को बताता हूं मैं आपको कि ऑर्डर का मतलब क्या है, यहां पे देखेंगे। चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। कहते हैं कि हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर तो आप समझते हो,
कहते हैं कि हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, वो किसके बराबर होगा, इसी कंपोजिट नंबर के प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये जो कंपोजिट नंबर है ये अपन जो इस नंबर के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आएंगे उन सभी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एंड और ये प्रोडक्ट यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या है कि इस प्रोडक्ट के जैसा और कोई प्रोडक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमें वापस जब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करते हैं हम नंबर्स को, जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा, वही कंपोजिट नंबर हमें यहां पे मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड इग्नोर द ऑर्डर, इग्नोर द ऑर्डर। हमें क्या करना है, इसको मैं बॉक्स में रख रहा हूं, ये आपको हमें ऑर्डर को इग्नोर कर देना है। इग्नोर का मतलब क्या है देखेंगे। चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। 10 बच्चों की क्लास है, मैं एक नंबर देता हूं, कहता हूं कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो सभी बच्चे अपने अपने तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मगर सभी बच्चों के पास प्राइम फैक्टर्स तो सेम ही आएंगे ना। यूनिकनेस का मतलब क्या है, यूनिकनेस का मतलब कि सेम प्राइम फैक्टर्स हमारे पास उस नंबर के हमेशा होंगे। ठीक है, तो ये सभी बच्चों के पास क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स यूनिक आएंगे, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। क्या मतलब, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे मेरे पास कोई एक नंबर है, लेट अस से 80 है। ठीक है, मैं 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। 2 40 80, 2 20, फिर 2 10, फिर 2 5, फिर 5 2। ठीक है, सॉरी 5 1। अब मैं क्या लिखूंगा, ये जो मेरे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सब, ये प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये मैंने पांचों प्राइम फैक्टर्स इसके लिख दिए हैं। अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करके देखूं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा कितने होते हैं हमारे पास 80। तो इस कंपोजिट नंबर के जो मेरे पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं यहां पे, इन प्राइम फैक्टर्स ने मिलके मुझे क्या दे दिया, इनका जब मैंने प्रोडक्ट किया तो वहां से हमें वापस वही कंपोजिट नंबर मिल रहा है जिसका मैंने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन की थी। ठीक है, तो ये यहां तक स्पेसिफाई हो गया इस स्टेप से। उसके बाद एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, कहते हैं कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगी। कैसे यूनिक होगी, कि जब हम 80 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, मतलब जब इसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो हमें यही प्राइम नंबर्स उसमें मिलेंगे। ठीक है, इनके अलावा हमें कोई और प्राइम नंबर वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की यूनिकनेस को एक्सप्रेस करता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। अब ऑर्डर की बात करते हैं, देखेंगे मैं दोबारा से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने करूंगा। 80, पहले मैं 5 का यूज करता हूं। 5 16 से 80, 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। पहले मैंने क्या किया था, 2 से स्टार्ट किया, प्राइम फैक्टर 2 लिया, और लास्ट में आखिर में क्या मिल रहा है मुझे, 5 मिल रहा है। इस बार मैंने 5 लिया, आखिर में मुझे क्या मिला, बाकी 2 मिल रहे हैं मुझे। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, रिजल्ट तब भी तो 80 होगा ना। ऑर्डर चेंज हुआ, पिछली बार मैंने 5 जो है एंड में लिखा था, इस बार 5 मैंने पहले लिख दिया। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, तब भी मेरे पास क्या आएगा, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 80 ही आएगा। ठीक है, तो इस बार मैंने 5 को यहां रख दिया। कहने का मेरा मतलब यह है कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा हमारे पास। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि आप जब भी किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या करोगे, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो जो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा वो वापस हमें कंपोजिट नंबर देगा, और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगी। मतलब वो प्राइम फैक्टर उसी नंबर में हमें उतने ही प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे, सेम प्राइम फैक्टर्स हमें किसी और नंबर में नहीं मिल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, आप ये कहोगे कि सर 2 80 में मिल रहा है तो 2 हमें किसी और नंबर में भी तो मिल सकता है, नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब कि 4 बार 2 और 1 बार 5 हमें 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन में ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर
अब ऑर्डर की बात हो रही है, ऑर्डर मतलब पोजीशनिंग अगर हम देखते हैं यहां पे नंबर्स की, तो जब मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं तो मैं 5 कहीं पे भी रख सकता हूं। मेरे पास 4 बार 2 और 1 बार 5, जिस मर्जी केस में आएगा तो वो हमें उसका प्रोडक्ट जो है वो 80 ही मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो ये मतलब है इसका कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, हम उसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करके हम उन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे और वो प्रोडक्ट हमें क्या करेगा, हमेशा वही कंपोजिट नंबर देगा। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास यूनिक रहेगी और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। और हमें क्या करना है, ऑर्डर की चिंता नहीं करनी है। हम प्रोडक्ट में किसी भी नंबर को कहीं पे भी रख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं 7 इंटू 2 इंटू 3 42 होगा। अगर मैं 3 इंटू 2 इंटू 7 करूंगा हमें रिजल्ट तब भी 42 मिलेगा। मैंने क्या किया, नंबर्स की शफलिंग कर दी, पोजीशंस नंबर्स की चेंज कर दी, तो रिजल्ट हमें वही मिल रहा है। तो ये इस थ्योरम का क्या है, पूरा मीनिंग है। ओके ओके, तो बच्चों अभी मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में बताया। अब हम देखेंगे कि इस थ्योरम को हम यूज कैसे कर सकते हैं, क्या है मतलब क्यों ये थ्योरम हमारे पास आई, हमारे सिलेबस में क्यों आई है, देखेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपके सामने आपकी बुक पे एग्जांपल 5 है, उसका क्वेश्चन लिख के रखा है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द नंबर 4 रेज टू पावर n। आपको 4 रेज टू पावर n को देखना है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट हो रहा है इनफाइनाइट। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या कोई ऐसी वैल्यू हमारे पास यहां पे n की हो सकती है फॉर विच 4 रेज टू पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, जिसमें हमारे पास 4 रेज टू पावर n करेंगे जब हम, n 1 से शुरू हो रहा है और कहीं कितना जाएगा हमें नहीं मालूम, और वो डिजिट 0 से एंड करेंगे इसकी वैल्यू। तो ये बात इस तरह से बोल रहे हैं कि हमें 4 की पावर कुछ भी, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हम रखेंगे, तो क्या किसी नेचुरल नंबर को रखने पे n की जगह पे हमें रिजल्ट में जो नंबर मिलेगा, 4 की पावर करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो हमें 0 देगा कि नहीं देगा। ठीक है, जैसे मैं 4 की पावर 1 करता हूं तो हमें 4 मिलेगा, 4 की पावर 2 रखेंगे तो 16 मिलेगा, 4 की पावर 3 रखेंगे तो 64 मिलेगा। इसी तरह से 4 की पावर अगर हम 4 रखेंगे तो 256 मिलेगा। 4 की पावर अगर हम 5 रखें तो हमारे पास आता है 512, एंड इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो हमें यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे जो डिजिट मिल रहा है, इन 3 केसेस में, यहां पे तो कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा है, बट क्वेश्चन कहता है कि क्या हमारे पास ये जो यूनिट प्लेस है, मतलब जो नंबर हमें मिल रहा है, क्या वहां पे कहीं भी किसी भी जगह पे 0 आ सकता है, कि मतलब उसकी यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, इसके बारे में बताइए। आपने 1 10 100 1000 तो बचपन में पढ़े है ना, तो वंस प्लेस की बात मैं कर रहा हूं, एंड विद द डिजिट 0 का मतलब है वंस प्लेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट है, ये मतलब है, ये जो इन्होंने हमें करने के लिए बोला हुआ है। अब हम सबसे पहले उन नंबर्स की बात करते हैं जो डिजिट्स 0 से एंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर जिसके अंत में 0 आता है दैट इज 10। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है जिसके एंड में 0 आता है वो कौन है, 20, देन 30, देन 40 एंड सो ऑन इन दिस मैनर। हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं जिनका जो डिजिट्स 0 से एंड करते हैं। ठीक है, अब हम किसी भी ऐसे नंबर की बात करते हैं जिसके वंस प्लेस पे 0 आता है, वो किसका मल्टीपल है, वो है हमारे पास 10 का मल्टीपल। मतलब जिस किसी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका एंड डिजिट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। जैसे कोई भी नंबर हमारे पास है 2 1 3 है, हमें इसके वंस प्लेस पे अगर 0 चाहिए तो मैंने इसको 10 से, हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा 1 0। 2 0 चाहिए तो 2 1 3 को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 जीरोस मिल जाएंगे। 3 0 चाहिए, 2 1 3 को मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 जीरोस मिल जाएंगे। तो ये आप लोगों को मालूम है कि किसी भी नंबर के एंड में अगर हमें 0 चाहिए तो हमें उसको कम से कम 10 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अब अगर हमें उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 5 10, 5 1 5। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि 10 जो है ये हमें मिलेगा 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 से मिल सकता है। ठीक है,
तो मतलब कि इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी नंबर है जो डिजिट 0 से एंड कर रहा है उसमें उसका एक प्रोडक्ट 10 है। एक प्रोडक्ट 10 होने का मतलब क्या है कि उस नंबर का एक प्रोडक्ट 5 इंटू 2 है। मतलब उस नंबर में उसके जो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए उनमें एक 5 और एक 2 अगर आता है हमारे पास, तभी वो नंबर जो होगा वो 0 से एंड करेगा, मतलब कि लास्ट डिजिट उस नंबर में 0 होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 4 रेज टू पावर n की। बट मैं उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं। 100 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 10 इंटू 10 से, 10 इंटू 10, जिसके एंड में 2 जीरो आ रहे हैं, तो मतलब 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 से हो रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा 10 इंटू 10, जिसमें हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। तो यहां पे 2 बार 2 आ रहा है और 5 भी 2 बार आ रहा है। तो कोई नंबर जिसके एंड में 2 जीरोस हो गए वो इस तरह से हमारे पास होगा। तो 3 जीरोस वाला नंबर था जैसे 213 इंटू 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये भी 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अगर इसी तरह से हमारे पास जो है n जीरोस, मतलब कि 213 के बाद मान लीजिए हमने एक नंबर माना हुआ है खुद से, हर केस में 213 नहीं होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। 213 के बाद अगर हमारे पास n जीरोस आते हैं, ठीक है, तो वहां पे उस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास होंगे कम से कम उनमें 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर n हमारे पास होगा ही होगा। ओके, तो जिस नंबर के एंड में हमारे पास 0 हमें चाहिए उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में रेज टू पावर n इंक्लूड होना ही चाहिए। 2 रेज टू पावर कुछ भी हो सकता है इंटू 5 रेज टू पावर कुछ भी हो सकता है। एटलीस्ट एक 2 और एक 5 का प्रोडक्ट हमें चाहिए, ये प्रूव करने के लिए कि क्या वो डिजिट, वो जो नंबर है वो 0 से एंड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर हम 4 की बात करते हैं, यहां पे 4 जो है 2 2 4 होते हैं, तो यही 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, करके देख लीजिए। 4 2 2 4 2 1 2, तो हमारे पास 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2। ओके, तो लेकिन प्रोडक्ट की जब बात हो रही है तो 2 के साथ हमें 5 भी चाहिए, तो 5 2 10 तभी बनेगा। मगर यहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में कौन है 4 के, 2 इंटू 2। तो मैं अगर 4 की पावर 2 कर लेता हूं तो यहां पे भी हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। अगर मैं 4 की पावर 3 करता हूं तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। इसी तरह से अगर मैं 4 की पावर n करूंगा तो यहां पे भी 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n आएगा। ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात आपको। ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास जो सिनेरियो बनेगा वहां पे हमें 5 किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में, चाहे हम n की कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, 5 हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा। तो यहां से हमारा ये कंक्लूजन निकलेगा, उन्होंने हमें बोला हुआ है चेक करके बताइए, उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रूव करके बताइए। अगर प्रूव करने की बात होती तो फिर हमें प्रूव करना पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि n की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें 4 की पावर n डिजिट 0 से एंड करेगी। तो हमें दिख रहा है कि अगर हमें 4 की पावर n को डिजिट 0 से एंड करवाना है तो हमें कम से कम जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसमें 2 और 5 चाहिए, दोनों की जरूरत है। लेकिन यहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, 5 हमारे पास कहीं पे भी नहीं आ रहा है। 2 मतलब 5 हमें 2 और 5 दोनों चाहिए, तो इसीलिए 4 रेज टू पावर n कभी भी 4 रेज टू पावर n से हमें जो भी नंबर मिलेगा उसका जो यूनिट प्लेस पे होगा 0 कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है, लिखते किस तरह से है, तो देखेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, सॉल्यूशन में देखेंगे इसके, लिखते हैं एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट 0 must have 2 into 5 as 2 into 5 as its
prime factors, but 4 raised to power n, sorry, but 4 ऐसे लिखेंगे, but prime factors of 4 are 2 into 2. Therefore, prime factorization of 4 raised to power n contains 2 into 2 raised to power n, which is equal to 2 की power 2 raised to power n. 2 into 2 is 2 की power 2, which is equal to 2 into 2 raised to power 2n. Okay? तो हमने ये देखा, it does not contain 5 as one of its prime factor. Therefore, 4 raised to power n cannot ends with digit 0. ओके, तो कहां पे फंडामेंटल थ्योरम यूज हो रही है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो हमें ये बताती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगी। अगर ये यूनिक होगी तो कोई चांस नहीं है 5 का इसमें आने का, इसीलिए 4 raised to power n डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मैं कोई भी नंबर मान लेता हूं, जैसे यहां पे मेरे पास 4 raised to power n था, अगर यहां पे होता 6 raised to power n, ठीक है, तो 6 raised to power n होता तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कौन है? 2 into 3 है, तो आप यहां पे 3 रखते तो ये हमारे पास इस तरह से आता, फिर 2 raised to power n into 3 raised to power n। अभी भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, तो आप लिखते 6 raised to power n कैन नॉट एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, 6 के बजाय आपको कुछ और दे दिया जाता है, मान लीजिए 9 दे दिया जाता है, तो 9 के लिए आप लिखोगे 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है हमारे पास? 3 into 3 होती है। ठीक है, तो 9 raised to power n की प्राइम फैक्टराइजेशन भी क्या होगी? 3 raised to power n, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2n। तो यहां पे आप बता सकते हैं उसी वे में कि 9 raised to power n कैन नॉट एंड्स विद द डिजिट 0। आप कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक तरीका है उसको सॉल्व करने का, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे एग्जांपल 6 आपकी बुक में है, तो ये तो बहुत छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपने अपनी बेस क्लासेस में भी किया हुआ है। कहते हैं कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आप सभी को अप्लाई करना आता है। ठीक है, हम भी यूज करेंगे इस मेथड को, यहां पे देखते हैं। उससे पहले एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एचसीएफ मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम किसको कहते हैं। एलसीएम क्या है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यू जब जो दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल होगी, मतलब 6 के टेबल में भी आ रही होगी और 20 के टेबल में भी आ रही होगी, लेकिन ऐसी वैल्यू जो सबसे पहले दोनों के टेबल में आएगी। समझ आ रही बात आपको? ऐसी वैल्यू जो सबसे पहले दोनों के टेबल में आएगी। जैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं 20, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास 20 है ना, तो 20 से हमें एलसीएम जल्दी मिल सकता है। 21 से 20, क्या 26 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो मतलब एलसीएम नहीं है। 22 से 40 6 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 23 से 60 तो 66 10 60 होते हैं हमारे पास। 6 के टेबल में भी आ रहा है और 20 के टेबल में भी आ रहा है, तो हमें हमारा एलसीएम मिल गया। डायरेक्टली फाइंड कर लिया हमने यहां से। ठीक है, तो ये तरीका है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का कि ऐसा मल्टीपल जो दोनों के टेबल में हमें जल्दी मिलेगा, सबसे छोटा जो सबसे पहले मिलेगा दोनों के टेबल में, उसको हम बोलते हैं एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। तो याद रखिएगा, एलसीएम हमेशा बड़े नंबर से बड़ा या बड़े नंबर के बराबर हो सकता है, बड़े नंबर से छोटा कभी भी नहीं होगा। जिन 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उनमें से। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने के लिए बोला है, तो करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज। पहले हम 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 3 6, 3 1 3, तो लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ 6 क्या है 2 इंटू 3। उसके बाद 20 की करेंगे, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 क्या होगी 2 इंटू 5। ठीक है, अब हम निकालते हैं सबसे पहले HCF ऑफ 6 एंड 20। तो HCF कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन है दोनों में 2, तो हमारे पास HCF कौन आएगा इन दोनों में 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे LCM। तो LCM निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमेशा सभी नंबर्स को लेना है, मगर जो नंबर दोनों में कॉमन होंगे उनको एक बार लेंगे। जैसे इन दोनों में कॉमन कौन है 2, एक बार आ गया। उसके बाद यहां पे हमारे पास 3, फिर यहां पे नेक्स्ट कौन नंबर आ रहा है 2, उसके बाद आ रहा है 5। करेंगे मल्टीप्लाई, 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 6। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने एक रिलेशनशिप के बारे में बताना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस एक्सरसाइज में हमारे पास यूज भी होगा, एंड दैट इज जो दो नंबर्स हैं जिनका हमें HCF, मान लीजिए कि आपको कहा जाता है कि A एंड B आपके पास दो नंबर्स हैं, फाइंड देयर HCF एंड LCM। तो हम किसी भी तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने है, ए कोई भी इंटीजर पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ठीक है, 2 पॉजिटिव नंबर्स की यहां पे बात हो रही है, A एंड B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास कौन होते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो जब भी इनका एलसीएम या एचसीएफ दोनों हम फाइंड करेंगे तो देखिएगा कि जो एलसीएम होगा ए और बी का, उसका प्रोडक्ट एचसीएफ के साथ ए और बी के, वो हमेशा ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, हम ये भी कहते हैं, इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एलसीएम इंटू HCF ऑफ 2 numbers is equal to product of 2 numbers। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है, ये वाला जो मैंने लिख रखा है आपके सामने, दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप हमें हमेशा कहता है कि आपके पास, लेकिन बात यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स की हो रही है, 2 से ज्यादा होंगे उस केस में ये रिलेशनशिप ट्रू होल्ड नहीं करता। ठीक है, आपके पास सिर्फ 2 नंबर्स हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, उनका जो HCF होगा और जो LCM, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे कि वेरीफाई कर सकते हैं, हमने अभी यहां पे सॉल्व किया, इसका HCF क्या आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरे पास HCF है 2, सेकेंड केस में है 60, तो 60 इंटू 2 इज 120। अगर मैं राइट हैंड साइड लूं, राइट हैंड साइड में हमें वो दोनों नंबर लेने हैं जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ किया। तो किस किस का एलसीएम और एचसीएफ किया, 6 और 20 का। तो 6 इंटू 20, तो 6 20 6 2 12, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा 120। तो देखिए एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू हमारे पास आ रही है ना, ठीक सेम। तो इसीलिए ये रिलेशनशिप हमारे पास, ये भी एक रिलेशनशिप है जो कि मैंने आपको भी वेरीफाई करके बता दिया। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 7, ये भी मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से ली है। अब इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम इसको करेंगे। कहते हैं कि आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है 96 और 404 का बाय मेथड की मेथड स्पेसिफाई किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद उनका एलसीएम निकालिए एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं दोनों का सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 96 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, 96 के 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1। अब करेंगे 404 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड, 2 202 2 101
एंड 101 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। तो ये हमारे पास इस तरह से आएंगे, ठीक है। अब तो लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96। क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद इंटू 3। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 404 कौन है? 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक। अब देखेंगे हमें HCF चाहिए। HCF किसका? 96 एंड 404 का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर कॉमन होंगे उनका प्रोडक्ट। जैसे कि 2 कॉमन है, 2 इंटू, उसके बाद एक और 2 हमें कॉमन मिल रहा है 2, इसके बाद यहां पे 2 है, यहां पे 101 है, देन हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। बच्चों इसको हम एक तरीके से और एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 बार 2 आ रहा है तो 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3, और यहाँ पे 2 बार 2 आ रहा है तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 101। कुछ जगहों पे कुछ बुक्स में आपको इस तरह से लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हमें हमेशा HCF वो होता है जो दोनों में, अब यहां जैसे यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है तो कॉमन है, मगर लीस्ट पावर हमें लेनी है। जैसे यहां पे 5 है और यहां पे 2 है, मतलब अगर पावर 5 है तो इसके पास 5 2 है, अगर पावर 2 है तो इसके पास 2 2s है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ कॉमन्स को पिक करना है। तो कॉमन्स कौन है? 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, वही हम कॉमन्स को पिक करेंगे। तो हम इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2 हमारे पास HCF आएगा, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये तो हमने HCF हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने को बोला था, वो हमने निकाल दिया। अब उन्होंने हमें बोला हुआ है हेंस फाइंड देयर एलसीएम, हेंस का यूज किया। हेंस का मतलब ये हुआ कि HCF का यूज करके एलसीएम को फाइंड करिए, ना कि प्राइम फैक्टर्स का यूज करके एलसीएम को फाइंड करिए। तो देखेंगे, तो जब इस तरह की बात हो रही है तो हमें अब क्या करना है? हमें वही रिलेशनशिप लगाना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि HCF ऑफ 96 एंड 404 इंटू LCM ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 96 इंटू 404। व्हाट इज द HCF? HCF इज 4 इंटू LCM ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 96 इंटू 404। 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास आएगा LCM ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 96 इंटू 404 अपॉन 4। काटेंगे इसको, 101 से कटेगा, तो करेंगे मल्टीप्लाई। देखेंगे, देखिए इसको हम मल्टीप्लाई इस तरह से करने के बजाय एक तरीका है हमारे पास, हम 101 को 100 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम 96 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 9600 प्लस 96, तो हमें डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा 9696, which is equal to 9696. It is very simple way to multiply two large numbers, ठीक है, nearing to 100 or some other value. Okay, तो इस तरह से हमारे पास इसका LCM आ चुका है, that is 9696. तो आप लिख सकते हैं hence LCM of 96 and 404 is 9696. Okay. Now students, example 8 क्या है कि यहां पे भी इन्होंने कहा है HCF और LCM फाइंड करके बताइए। 3 नंबर्स हैं इस बार, 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो सिंपल सी बात है, करेंगे सॉल्व इसको, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। पहले 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इंटू 3 3 1, फिर 72 की करेंगे, 2 36 2 18 2 9 3 3 and 3 1, then हम 120 की करेंगे, 120 260 230 215 3 5 and 5 1। तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ चुकी है। लिखेंगे इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 क्या है? 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 क्या है?
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब इन्होंने दोनों की बात करी है, एचसीएफ भी फाइंड करी है और एलसीएम भी। पहले एचसीएफ को फाइंड करते हैं। 6, 72 एंड 120 क्या होगा? एचसीएफ मैंने बताया था कॉमन नंबर जो तीनों के पास इस बार होगा। 2 तीनों के पास है, 2 आएगा। अब इसके पास है 3, देखेंगे इधर है 3, यस, और इधर यस, तो 3 भी हमें मिल रहा है। इसके बाद 6 के पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, लेकिन इनके पास बेशक आगे है, बट हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, तो हमारे पास इसका एचसीएफ क्या आएगा? 6 आएगा। एलसीएम, अगर हम एलसीएम की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया हमें सारे नंबर्स लेने हैं, मगर जो नंबर्स कॉमन है उनको एक एक बार हमें लेना है। तो कौन है? 2 इस बार कॉमन है, एक बार 2 आएगा। 3 भी कॉमन है, एक बार 3 आएगा। देन ये दोनों बार 2 आ जाएंगे, 2 इंटू 2। फिर उसके बाद एक 3 यहां पे बच रहा है, वो भी आएगा। फिर यहां पे दोनों, इन दोनों में कॉमन थे तो एक एक बार हमने ले लिए। एक 3 कॉमन था, वो एक बार आ चुका है। दूसरा 3 हमने यहां पे रखा हुआ है, बचा कौन? 5। करके देखते हैं। 3 इंटू 2 इज 6, 6 2 12 2 24, 24 इंटू 3 72 इंटू 5, 72 इंटू 5 क्या होंगे? 360। 72 इंटू 5 आर 360। तो इन तीनों का एलसीएम जो हमारे पास होगा दैट इज 360। ओके, तो आई होप कि बच्चों आपको ये भी समझ में आ चुका है किस तरह से हम ये करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि दो नंबर्स हो हमारे पास तो उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अभी रिलेशनशिप पढ़ा। 3 नंबर्स के केस में वो चीज होल्ड नहीं करती है। अगर आप चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। कैसे करेंगे? 360 इंटू 6 हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ आ रहा है 0, 6 3 2 1 6 0। अब अगर मैं तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, 6 जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला, तो ये क्या है हमारे पास? 120 इंटू 6 720 इंटू 72। तो करेंगे इसको सॉल्व, तो ये हमारे पास, चलिए यहां पे अगर मैं इस तरह से कर लूं 720 इंटू 72, यहां पे 0 है ना, तो 0 को हम अगर मैं रब कर दूं, आखिर में हम 0 लगा देंगे। 72 का स्क्वायर करके देखते हैं, तो 72 का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। 70 का स्क्वायर इज 4900 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 2 4, 70 इंटू 4 280। तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे? सम करेंगे तो 4 8 9 और 2 कितने हो गए? 11, 1 कैरी और 1 5। तो आपके पास ये आएगा 51840। तो देख लीजिए, ये 2160, ये 51840। तो हमारे पास ये इक्वालिटी प्रूफ नहीं हो रही है। ठीक है, इसीलिए ये रिलेशनशिप हमारे पास होल्ड नहीं करता है यहाँ पे कि तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके सॉल्यूशंस एक्सरसाइज के। तो बिफोर दैट आप इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। ओके।